हेलो फ्रेंड्स, टैक्स कैंप में 7th डे हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और उसके साथ टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड भी करेंगे। अदर सोर्सेज में टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। उसके साथ डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम IFOS के अंदर ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से PGBP हर अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा, आता ही आता है, IFOS से भी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से दूसरे टॉपिक को पूरा करता है। किसी भी टॉपिक को अगर वो प्राइम टॉपिक मानकर क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं तो IFOS के कुछ एलिमेंट्स जरूर डालेंगे। कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, TDS इंटरेस्ट के ऊपर है, जैसे लॉटरी की इनकम है, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट है, इनहैंस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट है, या इस तरह के और भी फॉरफीचर, कैपिटल एसेट के फॉरफीचर्ड अमाउंट है। इस तरह की चीजें उनके साथ अटैच करके दे सकते हैं। तो आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। IFOS 3 सेक्शन है इसमें, 56, 57 और 58। मैं आपको बता दूं कि इस 3 सेक्शन के अलावा हमें ब्लैक मनी और ब्लैक मनी के ऊपर टैक्स, ये भी यहां पढ़ना है। ब्लैक मनी और ब्लैक मनी के ऊपर टैक्स, उसको भी हम IFOS के अंदर ही पढ़ेंगे इस 3 सेक्शन के अलावा। सेक्शन 56 बताएगा कौन सी इनकम IFOS है। 57 में हम पढ़ेंगे कौन कौन से खर्चे डिडक्शन के रूप में IFOS से दिए जाते हैं, और 58 बताता है कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होते, डिसअलाउड होते हैं। 56 2 सबसेक्शन में बटा है। सबसेक्शन 1 रेजिडुअल कंसेप्ट पे चलता है, मतलब प्रीसीडिंग 4 रेट्स में जो इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाई वो IFOS मानी जाएगी, जबकि सबसेक्शन 2 कुछ खास लिस्ट आउट बनाकर देते हैं, लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये इनकम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। 57 में कौन कौन से खर्चे घटाए जाते हैं, उसमें 3 हिस्से हम बांट सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 ऐसी आमदनी है जहां से हमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं लेस करने मिलता, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और डिविडेंड के ऊपर सेपरेटली लॉ बना हुआ है कि डिविडेंड में आप एक्चुअल जितना एक लिमिट है कि उस लिमिट के बियॉन्ड आप खर्चे नहीं घटा सकते, और डिविडेंड के अगेंस्ट खर्चे के नाम पर सिर्फ एक ब्याज का खर्चा ही घटता है। तो हम कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन है इसके लिए। और बाकी सभी इनकम के लिए क्या मतलब हुआ, फैमिली पेंशन की इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कंपनसेशन या कंपनसेशन की इनकम, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन की इनकम और डिविडेंड की इनकम, इन 3 इनकम को अगर हम हटा दें तो इसके अलावा जो भी इनकम IFOS में है वहां से हमें जेन्युइन एक्सपेंस घटाने होते हैं, जो जेन्युइन खर्चे उस इनकम को अर्न करने के लिए किया गया है। लेकिन जेन्युइन एक्सपेंस घटाने के लिए यह जरूर ध्यान में रखना होता है सेक्शन 58 का, कि वो खर्चा पर्सनल ना हो, TDS का डिफॉल्ट ना हो, कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर ना हो, और कोई भी एक्सपेंडिचर जो लॉटरी, रेस, गैम्बलिंग, ब्लैक मनी से रिलेटेड हो उसको हम लेस नहीं करते। सर तीनों सेक्शन आपने पढ़ा दिया? नहीं, ये तीनों सेक्शन अभी ब्रीफिंग कराई है, अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 हमें रेजिडुअल मेथड बताता है, मतलब कहता है कि जो प्रीसीडिंग हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाया उसको हम IFOS में टैक्सेबल करेंगे। उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल यहां बनाए जा सकते हैं, बट ये एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा भी पॉसिबिलिटी आ जा सकती है। इसके बाद 56 सबसेक्शन 2 आपको मैं फिर से एक बारी बता दूं कि आपने टैक्स कैंप की पढ़ाई चुनी तो टैक्स कैंप देखने से पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, टॉपिक पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये बूस्टर का काम करेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपने इसे पढ़ा ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप एक बारी सिलेबस पूरा कीजिए फिर इसको जरूर देखिए, ये बूस्टर का काम करेगा। ये एक्स्ट्रा आपके अंदर जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसकी और क्लैरिटी लाएगा, कई कंसेप्ट की मर्जिंग आपको सिखाएगा। 56(2) स्पेसिफिक लिस्ट है इनकम की जो IFOS में टैक्सेबल होता है। मतलब ये हुआ कि 56(2) में 56 सबसेक्शन 2 में जो भी इनकम बताई गई है वो हर हाल में IFOS ही मानी जाएगी। पहला है डिविडेंड, शेयर के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर। दूसरा है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग। तीसरा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन
टू प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 224(10). इसका क्या मतलब है? इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ये जब पीजीबीपी नहीं होता तभी यहां पर लेकर हम आते हैं। पीजीबीपी में आपने 56(2)(10) में पढ़ रखा है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाती है। लेकिन जहां पर एम्प्लॉयर बिजनेस डील नहीं करता, वो कहता है मैं बिजनेस नहीं करता हूं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। वो कहता है मैं एनजीओ हूं, मेरा काम बिजनेस नहीं है, मेरा काम चैरिटेबल पर्पस है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, प्रोविडेंट फंड वहां मेंटेन होता है। इन दैट केस अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो एम्प्लॉयर के लिए पहले वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, और बाद में जब वो विद इन ड्यू डेट पेमेंट कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो वो उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। जैसे पीजीबीपी में है वैसे ही यहां डिबेंचर और बॉन्ड का ब्याज आईएफओएस सिर्फ तब माना जाएगा जब वो पीजीबीपी नहीं माना जाएगा। मतलब पीजीबीपी की प्रायोरिटी है। अगर डिबेंचर बॉन्ड को आप स्टॉक में दिखाते हो तो पीजीबीपी बनेगा ब्याज, अदरवाइज आईएफओएस होगा। उसी तरीके से प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को अगर किराए पर देते हो और वो आपका व्यापार है तो पीजीबीपी, नहीं है व्यापार तो आईएफओएस बनेगा। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर अदर फैसिलिटी के साथ अटैच करके लेट आउट कर दिया है तो आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिवीजन चैप्टर में भी पढ़ा, जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन कराया था वहां भी आपने पढ़ा कि कंपोजिट रेंट बन जाता है, और कंपोजिट रेंट अगर सेपरेबल नहीं हो पाएगा तो आपके पास चॉइस है कि आप उसे पीजीबीपी या आईएफओएस में दिखाओ, और अगर सेपरेबल है तो हाउस से रिलेटेड रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, जबकि फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी, मैंने पीजीबीपी के रिवीजन में पढ़ाया था कि अगर नॉमिनी एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, अदर है, जैसे कि नॉन वर्किंग डायरेक्टर, अगर वो नॉमिनी है, इन दैट केस वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। ये वाला हिस्सा हम सेपरेटली डील करेंगे। इंटरेस्ट, ये वाला हिस्सा यानी पेंडिंग रहेगा, अभी हम सेपरेटली डील करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्स्ड एज आईएफओएस इन द ईयर ऑफ रिसीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर ऑफ रिसीट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर आपने इसके सेक्शन लर्न कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लर्न कर पाए तो 56 सबसेक्शन 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात। उसी तरीके से अगला भी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन का ब्याज रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। आगे हम आज पढ़ेंगे कि इस ब्याज से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% लेस करने को मिल जाता है। नेक्स्ट सेक्शन भी अगर आपने लर्न कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। अगर आपने ये क्लॉज लर्न कर लिए 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9 तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या है? अगर आपने कैपिटल एसेट से रिलेटेड सेल अग्रीमेंट किया है, परचेज अग्रीमेंट किया है, और एडवांस मनी आपने लेकर फॉरफिट कर लिया है बायर से, यू आर सेलर, आपने सेल अग्रीमेंट किया है और एडवांस मनी लिया है बायर से, और बायर के डिसऑनर होने से, बायर ने अग्रीमेंट का डिसऑनर किया और उस वजह से आपने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद के डेट में, तो ये एडवांस मनी जिस वर्ष आप फॉरफिट करते हो उस ईयर की वो आईएफओएस इनकम मानी जाती है। अगर स्टॉक के लिए एडवांस मनी किसी ने फॉरफिट किया है तो पीजीबीपी माना जाएगा, और किसी पर्सनल इफेक्ट के लिए आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है, मतलब कि ना वो स्टॉक है ना वो कैपिटल एसेट है, तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं हो। और सर अगर इसके पहले फॉरफिट किया है तो ये हमने कैपिटल गेन में रिवाइज कर ही लिया है। गिफ्ट अंडर सर्टेन सिचुएशन हाउस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, इसको भी हम पेंडिंग रखेंगे, इसको भी पेंडिंग रखेंगे। और अब आइए नेक्स्ट 11 क्लॉज नंबर 11, कोई भी कंपनसेशन अगर एम्प्लॉयमेंट के अग्रीमेंट के टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, कोई भी कंपनसेशन एम्प्लॉयमेंट टर्म के टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, और रिसीव करने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल दिया था मैंने रेगुलर क्लास में कि अभी
इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू में पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग मुझे अगले महीने से करनी थी, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे टर्म्स में जो पहले डिसाइड हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, या मुझे जॉब में नहीं लिया जा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, और उसके बदले मुझे मुआवजा कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो अभी देने और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इन दैट केस ये IFOS की इनकम मानी जाएगी, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 11। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो वो सैलरी में टैक्सेबल होता है। इसको हमने कैपिटल गेन में भी रिवाइज किया था कि अगर सिक्योरिटी का ब्याज है, फिर भी अभी दोबारा रिवाइज कर लेंगे, सिक्योरिटी का ब्याज है और सिक्योरिटी में डिबेंचर बॉन्ड की बात करें तो डिबेंचर बॉन्ड के लिए हमारे पास चॉइस होता है। अगर मैंने स्टॉक दिखाया है तो ब्याज PGBP, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो ब्याज IFOS। लेकिन जहां तक शेयर और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, आप उसे कैसे भी कुछ भी दिखाओ, जो डिविडेंड मिलेगा वो IFOS ही माना जाएगा। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप इंटरमीडिएट हो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। फाइनल में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी ने शेयर और म्यूचुअल फंड को स्टॉक इन ट्रेड दिखाया है मान लीजिए, तो स्टॉक इन ट्रेड दिखाने से होना तो वो PGBP चाहिए, लेकिन बन क्या गया? अगर आपने उसे स्टॉक में दिखाया है तो PGBP होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, बना क्या? IFOS। लेकिन जो डिविडेंड है उसे हम PGBP डीम्ड कर लेते हैं सेट ऑफ के पर्पस से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप इग्नोर कर दीजिए। आइए, जो मैंने पेंडिंग रखा था उसको कवर कर रहे हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7B। सर क्या ये क्लॉज भी याद कर सकते हैं हम? बिल्कुल, ये क्लॉज भी याद कर लीजिएगा, ये भी कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। इसके मैंने क्वेश्चन बना कर दिए हैं, एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है इस पर क्वेश्चन, आप इसको जरूर एक बारी देख कर जाइएगा। अगर प्राइवेट कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू किया है किसी रेजिडेंट को, यानी पहली शर्त तो है प्रीमियम पे इशू होना चाहिए फेस वैल्यू से ज्यादा पर। दूसरी शर्त है रेसिडेंट, या हम यहां से शुरू करें। पहली शर्त है यह नियम प्राइवेट कंपनी पर लागू होता है, प्राइवेट कंपनी ने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया हो, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया हो। तीसरी शर्त है ये इशू रेजिडेंट को किया हो, और चौथी शर्त है कि इशूड प्राइस ज्यादा हो मार्केट वैल्यू के। जब ये चारों कंडीशन पूरे हो जाएंगे तो इशूड प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये IFOS माना जाता है प्राइवेट कंपनी के हाथ में। इसके कुछ एक्सेप्शन है, बट इंटरमीडिएट के व्यू पॉइंट से नॉट रेलिवेंट, फाइनल में ये रेलिवेंट हो जाता है। एक्सेप्शन है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, चाहे तो वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड और स्पेसिफाइड फंड को मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर सकता है अपने शेयर। स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, जो सेबी डिक्लेयर करती है, नॉट रेलिवेंट अंडर इंटरमीडिएट। प्राइवेट कंपनी अगर सरकार के नोटिफाइड पर्सन को मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करे तो पॉसिबल है, ये सरकार नोटिफाइड करेगी नोटिफिकेशन के जरिए, तब ये एक्सेप्शन लगेगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन इंटरमीडिएट के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हां ये प्रोविजन रेलिवेंट है और ये क्वेश्चन रेलिवेंट है। क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं। पहले चेक करिए कि इशूड प्राइस और फेस वैल्यू, ये पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पहले लिख दिया, एक कंडीशन तो पूरी हो गई, रेजिडेंट को दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हमें 2 और कंडीशन देखने हैं। उसमें एक कंडीशन है फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया है, यहां पर ये पूरा हो रहा है, यहां भी पूरा हो रहा है, यहां भी पूरा हो रहा है, यहां नहीं पूरा हो रहा, तो ये केस हमारे लिए आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई फेस वैल्यू से कम पे इशू किया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अब इन तीनों में आखिरी कंडीशन हमें चेक करना है कि इशूड प्राइस मार्केट से ज्यादा है, यहां पर नहीं, हां ज्यादा है, यहां पर नहीं, यहां पर यस। तो इन 2 केस में, जैसे यहां पर 4 रुपए ज्यादा है और यहां पर 5 रुपए ज्यादा है, 4 रुपए मल्टीप्लाई 2 लाख, 5 रुपए मल्टीप्लाई 2 लाख, ये हमारे लिए IFOS मान लिया जाए।
57 जो बताता है कौन से खर्चे अलाउड होंगे आईएफओएस में, उसमें एक तरफ हम स्टैंडर्ड डिडक्शन रखते हैं जो कि फैमिली पेंशन से और इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन से मिलता है। फैमिली पेंशन से पेंशन का 1/3 और 15,000 लोअर मिलता है। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन से 50% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। आईएफओएस में 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी में 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी में 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। करेक्ट। अच्छा, डिविडेंड भी माइनस हटा दीजिए, यहां से डिविडेंड पहले हटा दीजिए। डिविडेंड की इनकम से कौन से खर्चे घटते हैं वो हम अलग से देख लेंगे। उनके अलावा यानी डिविडेंड, फैमिली पेंशन और कंपनसेशन का ब्याज, इनको छोड़कर बाकी कोई भी इनकम, हाँ WRC विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग और ब्लैक मनी, इससे तो खर्चा नहीं घटेगा। बाकी जो जनरल कोई भी इनकम आईएफओएस में, वहां पर हम रियल एक्सपेंस लेस करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, यहां पर अगर विद इन ड्यू डेट जमा करा देंगे पैसा तो एज ए एम्प्लॉयर आपके लिए डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका किराया आ रहा है वहां से आप सिमिलर पीजीबीपी जैसा डिडक्शन ले सकते हो। मान लीजिए आपने एसेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर किराया पर दे रखा है, उसका किराया हाउस अदर सोर्सेज में आ रहा है, पीजीबीपी में नहीं आ रहा है, तो खर्चे कौन से घटेंगे। मान लीजिए पीजीबीपी में होता तो कौन सा खर्चा घटता, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, तो वो सारी चीजें, डेप्रिशिएशन है, वो सारी चीजें यहां भी घटेगा। यहां पर मैंने कह दिया सिमिलर टू सेक्शन 37(1), तो 37(1) आपने पीजीबीपी में देखा है, अकॉर्डिंगली यहां भी घट जाता है रियल खर्चे। अब आते हैं हम डिविडेंड पे। डिविडेंड में क्या है, सिर्फ हम एक ही खर्चे लेस करवाते हैं। हालांकि डिविडेंड में और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे कलेक्शन चार्जेस हैं, ब्रोकरेज है, दूसरे खर्चे हैं। एक ही खर्चे यहां पर अलाउड होता है, वो है जब आपने शेयर, डिविडेंड कहां से मिल रहा है, शेयर से, म्यूचुअल फंड से। शेयर म्यूचुअल फंड को खरीदने में अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो लोन लेकर किया है, तो उसका ब्याज सिर्फ आपको यहां पर खर्चे के रूप में माइनस किया जाएगा डिविडेंड से, सिर्फ ब्याज। तो डिविडेंड से कौन सी इनकम लेस होती है, सिर्फ ब्याज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में, सिर्फ ब्याज माइनस होता है। और ब्याज में भी एक्चुअल जितना ब्याज है और ग्रॉस डिविडेंड का 20% विच एवर इज लोअर ही माइनस होगा। एक्चुअल ब्याज और ग्रॉस डिविडेंड का 20%। सर ग्रॉस डिविडेंड मतलब अगर डिविडेंड टीडीएस काट के आपको मिला है तो उसे आप ग्रॉसिंग अप कर लीजिए। 10% टीडीएस काट के 90,000 मिला है तो ग्रॉस डिविडेंड हो गया 1 लाख। 1 लाख का 20% होता है 20,000। 20,000 से ज्यादा इंटरेस्ट लेस नहीं होगा, और इंटरेस्ट को छोड़कर डिविडेंड से कोई दूसरे खर्चे लेस नहीं होंगे। गोपाल ने डिविडेंड रिसीव किया 54,000 रुपए। यहां पर देखिए डिविडेंड रिसीव किया है तो बड़ा ऑब्वियस है कि डिविडेंड रिसीव हुआ है तो ये टीडीएस काट के रिसीव हुआ है, तो टीडीएस के बगैर हमें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। डिविडेंड का ग्रॉसिंग अप हो जाएगा, 10% टीडीएस का रेट होता है डिविडेंड पे, तो 60,000 डिविडेंड है, ग्रॉस डिविडेंड। ठीक है। कलेक्शन चार्जेस 3,000 है, बेकार है। ये ब्याज सिर्फ काम का है 11,300, और 60,000 रुपए ग्रॉस डिविडेंड है, उसका 20% होता है 12,000 रुपए। तो 12,000 और एक्चुअल ब्याज विच एवर इज लोअर, यानी 11,300 अलाउड रहे। आगे लिखा है ही ऑल्सो रिसीव पेंशन 10,000 पर मंथ फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर। तो पुराने एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रहा है तो पेंशन सैलरी में जाता है। ये फैमिली पेंशन नहीं है, फैमिली पेंशन में एम्प्लॉय के डेथ पर उसके लीगल हेयर को मिलता है। ये नॉर्मल पेंशन है, ये कहां जाएगा, सैलरी में। तो 12 से गुना कर दिया, ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, और ये टैक्सेबल सैलरी। रेंट आ रहा है, मकान के किराया, मकान की डिटेल दी हुई है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। आप हाउस प्रॉपर्टी में GAV NAV इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। IFOS में सिर्फ डिविडेंड है, देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है। IFOS में सिर्फ डिविडेंड आ रहा है, ग्रॉस डिविडेंड, और उसमें से आपने खर्चा घटा दिया, ये आपकी GTI आ गई। लाइफ इंश्योरेंस में 16,000 रुपए पे किया है तो ये TC में डिडक्शन मिल गया, और ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। 58 वो बताता है कौन कौन से खर्चे नहीं घटेंगे। वो कहता है पर्सनल खर्चे नहीं घटेंगे, कोई ब्याज आउटसाइड इंडिया TDS डिफॉल्ट नहीं घटेगा, सैलरी आउटसाइड इंडिया TDS डिफॉल्ट नहीं घटेगा, किसी को रेजिडेंट को पे किया है TDS डिफॉल्ट है तो 30% डिसअलाउड होगा। क्या ये सिमिलर टू PGBP चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आपने अगर रिलेटेड पार्टी को मार्केट वैल्यू से ज्यादा दिया है तो डिसअलाउड होगा, आपने कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा किया तो डिसअलाउड होगा। सिमिलर टू PGBP चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा।
कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसे याद करना पड़ेगा। 58 सबसेक्शन 4, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, इससे कोई भी खर्चा नहीं घटता। और ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको 115 BBE सबसेक्शन 2 जो कहता है ब्लैक मनी से कोई भी खर्चा लेस नहीं। OMRH के खर्चे आप जेन्युइन बेसिस पर लेस कर सकते हैं, OMRH में कोई मनाही नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी और WRC से खर्चे हम लेस नहीं होने देंगे। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में आ जाइए। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, ये सेक्शन तो आपको लर्न करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। 56(2)(10) सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10। पहली बात कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, कंपनी, LLP, AOP, BY सबके लिए। और दूसरी बात, यहां पर हम जो गिफ्ट की बात करेंगे उसे 3 भाग में बांटा गया है। एक है मनी, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक है सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। एक है मनी, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक है सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो IMP मतलब हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी और CMP का मतलब हो गया सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी करेक्ट है जी। आइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ लैंड, बिल्डिंग, बोथ। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ DP साज और सिक्योरिटीज। DP साज और सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी और सिक्योरिटीज। ठीक है, ओके। यहां पर जब हम गिफ्ट बोलेंगे तो गिफ्ट का यहां पर मनी को लेकर अगर हम गिफ्ट बोलेंगे तो वही मतलब है जो गिफ्ट का मतलब हम समझते हैं। लेकिन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देखेंगे गिफ्ट, तो इसका मतलब यहां पर गिफ्ट का मतलब एक तो वो गिफ्ट जो हम जानते हैं कि हमें मिल गया उपहार स्वरूप, दूसरा अगर हमने सस्ते में खरीदा तो उसे भी गिफ्ट बोलेंगे। अगर हमने सस्ते में खरीदा तो जितना सस्ता खरीदा, जैसे ज्वेलरी अगर हमने 10 लाख की 6 लाख में खरीद ली तो हम इसे 4 लाख का गिफ्ट मानेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से नहीं, SDV से देखते हैं, और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी हम मार्केट वैल्यू से देखते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा है, गिफ्ट अक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन बिलो। अक्वायर्ड विदाउट कंसिडरेशन तब तो वो गिफ्ट है ही, अक्वायर्ड विदाउट कंसिडरेशन तो गिफ्ट है ही, चाहे मनी के लिए हो, इमूवेबल के लिए हो और CMP के लिए हो। अदर एसेट्स में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन गिफ्ट में अगर हमने खरीदा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को SDV से बिलो पर, CMP को मार्केट वैल्यू से बिलो पर, तो इसका भी टैक्स ट्रीटमेंट है। अदर एसेट्स को अगर मैं मार्केट वैल्यू से बिलो पर खरीदूंगा तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। अदर एसेट्स को गिफ्ट के रूप में लूंगा तो भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। तो टैक्स ट्रीटमेंट किसका हो गया, एक तो इसका सस्ता खरीदा और एक हमें ये पूरा का पूरा गिफ्ट मिल गया। ये हमारे लिए यहां पर काम का है। मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड सस्ता, मतलब सस्ते में खरीद। अगर आपने RMDS केस में फॉल किया तो यहां पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। RMDS में फॉल किया तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। RMDS का क्या मतलब हुआ बताइए, रिलेटिव से लिया कितना भी कैसा भी, मैरिज पर लिया कितना भी कैसा भी किसी से भी, डेथ के कारण मिला कितना भी कैसा भी किसी से भी, और स्पेसिफाइड केस में कितना भी कैसा भी किसी से भी, तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अदरवाइज हमारा 56(2)(10) अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो जाता है, बट टैक्सेबल होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। अप्लाई हो जाता है यानी रिलेटिव, मैरिज, डेथ और स्पेसिफाइड केस में तो 56(2)(10) अप्लाई ही नहीं होगा। आर रिलेटिव, रिलेटिव में कौन कौन आता है वो यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, आपने भी पढ़ रखा है। स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट, पेरेंट के ब्रदर सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और इन सब के जो स्पाउस हैं वो भी आएंगे, इन सब के स्पाउस भी आएंगे। HUF के केस में एनी फैमिली मेंबर। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, LLP, AOP, BY सबके लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन रिलेटिव की परिभाषा सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है, बाकियों के लिए रिलेटिव की कोई परिभाषा नहीं है। मैरिज
तो फिर HUF का भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मैरिज है। मैरिज, अगर मैरिज पे गिफ्ट मिला है, ध्यान रखिएगा, मैरिज पर जिसकी शादी है उसको गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। डेथ पर मनी मिला हो, प्रॉपर्टी मिला हो, विल, इनहेरिटेंस या इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। स्पेसिफाइड केसेस आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। कौन कौन से स्पेसिफाइड केसेस हैं वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। 5 स्पेसिफाइड केसेस हैं, 5 स्पेसिफाइड केसेस हैं, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला, गिफ्ट अगर इन लोगों से मिला है तो टैक्सेबल नहीं। इन लोगों में कौन आ रहा है? लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। नीचे के जो 4 हैं ये अगर रजिस्टर्ड होंगे तभी आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो गिफ्ट फिर टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। नंबर टू, ट्रांजैक्शन जो आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था सेक्शन 47 में जो आपने पढ़ा था, जैसे HUF पार्टीशन पढ़ा था, होल्डिंग टू सब्सिडरी है, सब्सिडी टू होल्डिंग एमालगमेशन है, इन सभी केसेस में जो सेक्शन 47 में पढ़ा था, वहां पर जब आपको गिफ्ट के रूप में या सस्ते में आपको मिल रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो वो टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा। अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट अपने रिश्तेदार के लिए बनाता है, इंडिविजुअल अपने रिश्तेदार के बेनिफिट के लिए, और प्राइवेट ट्रस्ट को कुछ पैसा प्रॉपर्टी सौंपता है, तो प्राइवेट ट्रस्ट को चूंकि ये फ्री में मिला, इस पर हम गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी नहीं लाएंगे। कोविड के केस में टैक्स रिलीफ, कोविड के केस में यहां पर हमें एक तो सैलरी भी कनेक्ट करना पड़ेगा और IFOS भी कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सावधानी से देखिएगा। सबसे पहले सैलरी में आ जाते हैं, सैलरी चैप्टर से इसको समझते हैं। ये IFOS का नहीं है, सैलरी चैप्टर का है। वेयर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटी टू हिज एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड, ठीक है। तो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कितने रुपए का भी खर्चा हो जाए, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट नर्सिंग होम है तो टैक्सेबल हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कोविड के इलाज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जितना भी खर्चा कर दे, या एम्प्लॉय के फैमिली के लिए, लेकिन इलाज में खर्चा होना चाहिए। खर्चा इलाज की बात कर रहे हैं हम, और IFOS में अब जो पढ़ेंगे वो कुछ और पढ़ेंगे। तो पहले हम इलाज वाली बात कर रहे हैं। इलाज में जो भी खर्चा किया जाएगा एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के ऊपर, एम्प्लॉयर खर्च करेगा, वो उसके परक्विजिट्स का पार्ट नहीं बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब आइए 56(2)(10 में, अगर किसी इंडिविजुअल को, यानी कहानी किसकी है? इंडिविजुअल की है, किसी भी पर्सन से कुछ पैसा मिलता है खर्चे के रिस्पेक्ट में, जो उसने वाकई में एक्चुअल में किया है कोविड के इलाज के लिए। कोई भी आदमी किसी को भी सपोर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए दे दे, 5 लाख रुपए दे दे, अनरिलेटेड पार्टी है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कोविड के इलाज के एक्चुअल खर्चे का रिम्बर्समेंट है, तो वहां पर टैक्सेबिलिटी 0 है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। Any sum received by individual from any person in respect of expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any member of his family for COVID-19 treatment shall not be taxable under 56(2)(10। ये एक बात तो मैंने ये परक्विजिट्स बता दिया, ये दूसरी बात बता दी। अब हम आते हैं तीसरी बात में, ये अलग है। कोई भी पैसा मेंबर को, फैमिली मेंबर को मिलता है एक व्यक्ति के मृत्यु पर, और मृत्यु हुआ है कोविड के वजह से, और उसको पैसा मिलता है उसके फैमिली को। एक व्यक्ति मर गया, उसके फैमिली को पैसा मिल रहा है, मरने वाले के एम्प्लॉयर ने अगर पैसा दिया हो तो देयर इज नो लिमिट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। बस कंडीशन यह है कि डेथ के 12 महीने के अंदर पैसा मिलना चाहिए, डेथ कोविड के वजह से होनी चाहिए। 2 कंडीशन याद रखिएगा, तीसरे में लिखा हुआ है अदर कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड। डेथ के 12 महीने के अंदर पैसा मिलना चाहिए, और डेथ
कोविड के वजह से होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मृत व्यक्ति के एम्प्लॉयर द्वारा अगर उनके फैमिली को पैसा दिया जाए तो देयर इज नो लिमिट, टोटल अमाउंट नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने नहीं किसी और ने दिया है, एम्प्लॉयर ने नहीं किसी और ने दिया है, तो 10 लाख रुपए तक नॉट टैक्सेबल है। बियॉन्ड दैट इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सम such sum or aggregate such sum does not exceed rupees 10 lakh shall not be taxable, otherwise it taxable हो जाएगा। फैमिली की परिभाषा में ये सब लिखा हुआ, ठीक है। पांचवा केस आपके लिए एज ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट रेलेवेंट नहीं है, फिर भी एक बारी बातें में कंप्लीट कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रेसिडेंट को वहां की प्रॉपर्टी को ऑथराइज कर देती है, तो एक तरीके से उनको मलकियत, ओनरशिप मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का जहां वो रह रहे थे अनऑथराइज तरीके से। एक तरीके से उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गया, ये टैक्सेबिलिटी में नहीं रहेगा। न्यू डायरेक्टर या इन्वेस्टर को अगर जो कंपनी के ट्रिब्यूनल हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन देती है नेशनल ट्रिब्यूनल को, जो कंपनी के ट्रिब्यूनल है, उनके माध्यम से अनकोटेड शेयर्स कंपनी के या उनकी सब्सिडरी के मिल जाते हैं। ये उस केस में होता है जब कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। और यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 में जिस भी इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर बैंक को यस बैंक के शेयर्स रिसीव हुए थे वो भी टैक्सेबिलिटी में, तो इंटरमीडिएट के लिए ये रेलिवेंट नहीं था, फिर भी आपने कर लिया। ये वो 5 केसेस डन। एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, मैं नोट्स में इसमें डलवा दूंगा, हालांकि यहां मिसिंग है। जो सीएमपी है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी और सिक्योरिटीज, इसमें अब गवर्नमेंट ने बिटकॉइन भी डाल दिया है। तो बिटकॉइन वगैरह जो है, बिटकॉइन मतलब कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो वो भी अब इसमें डाल दिया है सिक्योरिटी के अंदर, समझ लीजिएगा, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तभी वो भी खरीद बेच होता है, उसकी भी वैल्यू होती है, तो वो सिक्योरिटी के फॉर्मेट में ही आ गया एक तरीके से, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट भी इसमें शामिल रहेगा। अब आइए दोबारा से टैक्सेशन ऑफ हम गिफ्ट को समझें। तो मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी अगर RMDS के केस में आया तो टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव, मैरिज, डेथ और स्पेशल सिचुएशन जो 5 मैंने बताए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या टैक्सेबल होगा, अभी हम नहीं कह सकते। सबसे पहले नंबर पर आता है मनी। मनी अगर गिफ्ट के रूप में मिला और पूरे साल में अग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 52,000 है तो 52,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब अग्रीगेट आप कर रहे होंगे तो ये इसके अंतर्गत मिला हुआ गिफ्ट अग्रीगेट नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ये अदरवाइज के केस को हम डील कर रहे हैं। अगर लैंड, बिल्डिंग और बोथ मिलता है, इसमें नंबर 2 में आता है गिफ्ट के रूप में मिलता है। और जो भी मिलता है सिंगल एसेट, सिंगल लैंड बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग मिलाकर मिल रहा है, तो वो सिंगल प्रॉपर्टी की एसडीवी अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल वैल्यू आपके लिए IFOS। तीसरे नंबर पर आ जाइए, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदा है बिलो एसडीवी और जो बेनिफिट अमाउंट है वो इस दोनों के हायर से ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, बेनिफिट अमाउंट, मान लीजिए एसडीवी है 7 लाख रुपए और आपने परचेज कंसिडरेशन आपका है, मान लेते हैं 6,40,000 रुपए, तो हम क्या चेक करेंगे कि आपको बेनिफिट कितना मिला। आपने खरीदा है सस्ते में तो आपका जो बेनिफिट है वो 60,000 है। अब हम चेक करेंगे परचेज का 10% यानी 64,000 और 50,000 विच एवर इज हायर, कितना आएगा 64,000। क्या आपका बेनिफिट 64,000 से ज्यादा है? क्या आपका बेनिफिट 64,000 से ज्यादा है?
सर नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं अगर कर देता कि आपने 6 लाख में खरीदा है तो बेनिफिट कितना हो जाता, 1 लाख। अच्छा, इसको हम कैसे निकालते, परचेज का 10% कितना हो गया इस बार, आपने 6 लाख में खरीदा है तो परचेज का 10% हो गया 60,000। 60,000 और 50,000 विच एवर इज हायर, 60,000। 60,000 से क्या ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, यस। तो टोटल बेनिफिट यानी 1 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल एज IFOS। ओके, SDV किस दिन का देखते हैं, ये हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ रखा है कि रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट के दिन का देखेंगे। अगर आपने ये साबित कर दिया कि अग्रीमेंट या उसके पहले आपने बैंक मोड में पेमेंट लिया है, अदरवाइज हम क्या देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के दिन का। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 4 पर लाइए, नंबर 4 पर लाइए। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट के रूप में रिसीव किया है, जिसमें VDA भी अब आ गया है, VDA भी आ गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने गिफ्ट के रूप में लिया है और अग्रीगेट मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 से ज्यादा है तो फुल मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। 5वें नंबर पर आ जाइए, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी आपने अगर खरीदा है बिलो मार्केट वैल्यू और बेनिफिट 50,000 से ज्यादा है तो टोटल बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। ये मैं नंबर बार बार जो डाल रहा हूं ना, इसका महत्व आपको मैंने रेगुलर क्लास में समझा रखा है। इसका महत्व समझाने के लिए दोबारा से यहां पर नंबर डाल रहा हूं। यहां मनी गिफ्ट में था, यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में था, यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ता खरीदा हुआ था, यहां पर सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में था और यहां सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी सस्ता खरीदा हुआ। हर जगह आपने 50,000 की लिमिट देखी है, ये आपस में अग्रीगेट नहीं होंगे, इसीलिए ये 5 पॉइंट्स अलग अलग बने हैं। इसे आप अग्रीगेट कीजिए, इसे आप अग्रीगेट कीजिए, इसे आप अग्रीगेट कीजिए। ये दो तो वैसे भी सिंगल सिंगल देखना है, अग्रीगेट तो वैसे भी नहीं होता। मनी में अग्रीगेशन है, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी में अग्रीगेशन है, तो मनी और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी इनको आपस में अग्रीगेट नहीं करेंगे। यहां तक कि सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है और सस्ते में खरीदा है, इन दोनों को भी आप अग्रीगेट नहीं करेंगे। तो पॉइंट्स वाइज आप समझिए कि चौथे पॉइंट में अग्रीगेट करना है, 5वें पॉइंट में अग्रीगेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर किया होगा, इसके क्वेश्चन जरूर किए होंगे, इसके क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए। मैंने यहां नहीं रखा क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, रेगुलर क्लास में मैंने इसके क्वेश्चन कराए हैं और आपने भी किया होगा, नहीं तो आपके स्टडी मैट में है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में, CA और CMA दोनों के स्टडी मैट में है। क्या चीज जरूरी है वो सुनिए। 56,210 तभी लगता है जब गिफ्ट के रूप में रिसिपिएंट ने जो एसेट लिया है, यानी लैंड बिल्डिंग या सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, वो एज ए कैपिटल एसेट लिया है। अगर मैं ज्वेलर हूं, अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, मैं ज्वेलर हूं, 10 लाख की ज्वेलरी मैंने 6 लाख में आपसे खरीद ली, हालांकि 56,210 तो साफ लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन सिंस मैं ज्वेलर हूं और वो मेरे लिए स्टॉक है तो यहां पर 56,210 नहीं लगेगा। तो सर फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने लिए स्टॉक खरीदा है, 10 लाख की चीज थी, 6 लाख में खरीद ली, सस्ते में, कोई बात नहीं। जब मैं कभी बेचूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टैक्सेबिलिटी PGBP में आ जाएगी, लेकिन खरीदते समय कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहीं पर अगर मैं ज्वेलर नहीं कोई और होता और मैंने 10 लाख की ज्वेलरी 6 लाख में खरीदी होती तो 4 लाख IFOS में टैक्सेबल हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन 1015 कुछ ब्याज को एग्जम्प्ट कर देता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में FD है और क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है, वहां 3,500 रुपए तक का एग्जम्पशन है और कोऑनर के केस में 7,000 की एग्जम्पशन। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का ब्याज पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नबार्ड, पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स के ब्याज एग्जम्प्टेड है। 1019 अगर यूनियन आर्म फोर्स इंक्लूडिंग पारा मिलिट्री फोर्स, इनके जवान शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी ऑपरेशनल ड्यूटी के अंतर्गत, तो इनके फैमिली को जो पेंशन दी जाएगी लाइफ टाइम वो एग्जम्प्टेड रहेगी।
टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड पर आ जाइए। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कितने खर्चे घटेंगे, वो चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, सबके लिए है, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, सबके लिए है। डिविडेंड शेयर होल्डर के या यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड पर 10% टीडीएस है। डिविडेंड पेमेंट के समय टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। टीडीएस के सेक्शंस अलग अलग में हैं, लेकिन है 10% टीडीएस। ये क्या जरूरी कब बनेगा? ये जब आप ग्रॉसिंग अप कर रहे होंगे और लिखा होगा डिविडेंड रिसीव्ड। अगर डिविडेंड अर्न लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव्ड लिखा है तो ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। जब हम आईएफओएस हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड, तो ग्रॉस डिविडेंड सबसे पहले हमें लिखना होता है। सिर्फ ब्याज के खर्चे घटते हैं, एक्चुअल और 20% एक्चुअल ब्याज और 20% ग्रॉस डिविडेंड विच एवर इज लोअर। ब्याज कौन से? वो जो आपने लोन लिया था इस शेयर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कर। ये देखिएगा, फाइनल में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरमीडिएट में कुछ खास इंपॉर्टेंट हम इसे नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आपको देखना है। अगर डिविडेंड प्राप्त करता, यानी अगर शेयर होल्डर खुद एक डोमेस्टिक कंपनी हो, तो उसे डिविडेंड के रिस्पेक्ट में एटीएम में डिडक्शन मिल जाता है जीटीआई से। एटीएम क्या है? 2 मिनट में समझते हैं, बहुत आसान है। एक डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर को। जब शेयर होल्डर डोमेस्टिक कंपनी ही खुद हो, एक डोमेस्टिक कंपनी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड दे रही है क्योंकि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तब एटीएम का रोल आता है। अदरवाइज एटीएम का रोल नहीं होता। एटीएम में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया हो किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से और उस डिविडेंड को आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले पहले तक अपने शेयर होल्डर में बांट दे, तो जितना बांट देगा उतना हम एटीएम में डिडक्ट कर देंगे। एक्स लिमिटेड है, ए लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं। ए लिमिटेड डिविडेंड बांट रहा है। एक्स लिमिटेड इस डिविडेंड को आईएफओएस में दिखा रहा है। चलिए, ये डिविडेंड खर्चा काट के आईएफओएस में दिखा दिया गया, जीटीआई में आ गया। अब एटीएम कहता है एक्स लिमिटेड से कि हम आपको एटीएम में डिडक्शन दे देंगे नेट डिविडेंड जो आपने जीटीआई में इंक्लूड किया है, मतलब ये वाला चीज, और जितना डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्पेसिफाइड डेट तक, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन दे देंगे। कितना डिविडेंड? स्पेसिफाइड डेट का मतलब आईटीआर का जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने पहले पहले तक, आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले पहले तक। जैसे आईटीआर के ड्यू डेट असेसमेंट ईयर में आ गया, यहां पर डिविडेंड रिसीव हुआ है, आईटीआर का ये ड्यू डेट है, 1 महीना पहला यहां बन गया। इसका मतलब इस डिविडेंड को एक डोमेस्टिक कंपनी रिसीव कर रही है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को यहां तक बांट दे तो जितना बांट दे वो एटीएम में डिडक्शन के रूप में मिल जाता है। छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानकर चलना है, वैसे ही जस्ट फॉर योर नॉलेज आप इसको एक बारी देख कर जा रहे हो और कुछ भी नहीं है। पीजीबीपी है 26 लाख, डिविडेंड मिला है 90,000, नेट कलेक्शन चार्जेस हमारे लिए बेकार है, ब्याज हमारे काम का है, और एक्स लिमिटेड ने जिसको डिविडेंड मिला है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 76,000। तो 26 लाख पीजीबीपी आ गया। डिविडेंड को हमने टीडीएस से ग्रॉसिंग अप कर दिया 10% वाले से, एक्चुअल में जो ब्याज है और 20% विच एवर इज लोअर का डिडक्शन ले लिया, 80,000 टैक्सेबिलिटी में आ गया, और एटीएम में 80,000 रुपए और जितना आपने बांटा है विच एवर इज लोअर आपको एटीएम का डिडक्शन। इजी था। डीम्ड डिविडेंड आईएफओएस का अगला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। डीम्ड डिविडेंड फाइनल में तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट इंटर में भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कभी कभी, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कैसे पढ़ाया था? ए फॉर एसेट। अगर कोई कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के डेट तक जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक हम डिविडेंड मानेंगे। किस रकम को डिविडेंड मानते हैं? जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसकी मार्केट वैल्यू। Where any asset is distributed by domestic company to its shareholder, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, मार्केट वैल्यू उस एसेट का डिविडेंड मान लिया जाएगा एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का जितना होगा उस हद तक हम डिविडेंड मानते हैं। बी से मैंने 2 चीजें याद कराई थी, एक बोनस शेयर और दूसरा बर्डन। बोनस शेयर में सिर्फ हम प्रेफरेंस के लिए डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। अगर बोनस शेयर
इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, कोई डीम्ड डिविडेंड नहीं होता। लेकिन बोनस शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप देंगे तो बोनस शेयर जितने का देंगे वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कंपनी के पास है। बर्डन का मतलब हुआ लायबिलिटी। अगर कंपनी ने लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया चाहे इक्विटी को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो जितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना रुपया डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बार बार हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसको हम आगे अभी हम समझेंगे। सी से मैंने याद कराया था क्लोजर ऑफ कंपनी यानी लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन में कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे कुछ भी, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक हम पहले उसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं, और उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल का रिटर्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज लिक्विडेशन है, कंपनी का कैपिटल, इक्विटी का कैपिटल है 15 लाख और रिजर्व सरप्लस है मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कंपनी है, लिक्विडेशन में जो बचा हुआ हिस्सा है वो शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर को मान लीजिए 25 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 लाख जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक हम डिविडेंड मानते हैं, बाकी मानते हैं कि कैपिटल का रिटर्न हो गया। करेक्ट। डी से डिडक्शन मतलब रिडक्शन मैंने याद कराया था। अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है और उस वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस कंपनी के पास, तो ये तो गलत बात है। जब आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है तो आप कैपिटल रिड्यूस क्यों कर रहे हो? आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटना चाहिए, लेकिन आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, तो जितने का कैपिटल आप रिड्यूस करोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ए बी सी डी ये 4 क्लॉज तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी के लिए था, लेकिन ई सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, मतलब कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड के लिए है। इसे 3 भाषा में बोलते हैं हम, प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है। एक बात सबसे पहले समझ लेना है कि अगर प्राइवेट कंपनी मनी लेंडिंग का काम करती है तो उसके लिए 222E एप्लीकेबल नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अगर मनी लेंडिंग का काम करती है, फाइनेंस का काम, बैंकिंग का काम, तो उनके लिए 222E एप्लीकेबल नहीं होता। अदरवाइज अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन या एडवांस अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, दे, तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? लोन की रकम डीम्ड डिविडेंड बन जाती है। इसे हम एक पॉइंट में पढ़कर खत्म करें। एक पॉइंट सिर्फ पढ़ा हमने। अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन या एडवांस इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है देती है, तो वो डीम्ड डिविडेंड है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को लोन या एडवांस देती है जिस बिजनेस में उस कंपनी का 10% वाला इक्विटी शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हो, तो लोन की रकम डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी। तीसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी भी पर्सन को इक्विटी शेयर होल्डर 10% वाले के बिहाफ पर लोन या एडवांस देती है, तो वो भी लोन या एडवांस डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है। डीम्ड डिविडेंड क्या बनेगा? लोन या एडवांस को डीम्ड डिविडेंड मानेंगे टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी बात को दोबारा से समझने के लिए, अगर प्राइवेट कंपनी ने राम को लोन दिया जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो डीम्ड डिविडेंड। नंबर 2, अगर प्राइवेट कंपनी ने किसी बिजनेस को लोन दिया जिसमें ऐसा शेयर होल्डर 20% ओनरशिप रखता है, तो लोन या एडवांस डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और किसी अदर पर्सन को लोन या एडवांस दिया जो इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे दिया गया है, तो वो भी लोन या एडवांस डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। यहां ध्यान रखना है कि लोन को ही डीम्ड डिविडेंड मानना है। जैसे मैंने 5 लाख में प्राइवेट कंपनी हूं, 5 लाख का आपको लोन दिया, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो 10% वाले, तो 5 लाख का लोन दिया, ये 5 लाख ही डीम्ड डिविडेंड है। ये बात जरूरी है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3 लाख है तो 3 लाख ही डीम्ड डिविडेंड बनेगा, ज्यादा है तो 5 लाख डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं देखना। क्या नहीं देखना? कि लोन ब्याज के साथ है, कि लोन बिना ब्याज के है, कि लोन की वापसी कर दी गई है। ये सब बातें इममटीरियल है, इररेलेवेंट है। ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। अगर प्राइवेट कंपनी लोन या एडवांस देती है एज अ ट्रेड एडवांस, यानी व्यापार में ये एडवांस देना बनता था इसलिए दिया, तो यहां डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी ने अपने बिल्डिंग के रिपेयर के लिए एक ठेकेदार को ढूंढा, एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा। कॉन्ट्रैक्टर उसी प्राइवेट कंपनी का 12% इक्विटी शेयर होल्डर पता चल गया। पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर के पास इक्विटी शेयर होल्डर है, वो 12% इक्विटी शेयर है उस प्राइवेट कंपनी का। उस शेयर होल्डर ने कहा कि हम ही ये काम कर देते हैं,
अपने कंपनी का काम है, सस्ते में कर देंगे। मटेरियल को खरीदने के लिए हमें कुछ एडवांस चाहिए, आप हमें एडवांस दीजिए। यहां पर कंपनी जब एडवांस देगी तो ये एडवांस एक व्यापार में दिया हुआ एडवांस है, ये एक जेन्युइन एडवांस है, इस पर 222E एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बार बार हम यूज कर रहे हैं। 222E में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट आता है, जबकि ABCD में रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का दोनों आता है। यहां मैंने डाल दिया रेवेन्यू नेचर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ये मतलब है, कैपिटल नेचर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ये मतलब है। उसी तरह जब हम कहते हैं टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम किस दिन तक का देखेंगे, ये यहां लिखा हुआ है। A में डिस्ट्रीब्यूशन, B में डिस्ट्रीब्यूशन, C में लिक्विडेशन, D में डिस्ट्रीब्यूशन और E में लोन के भुगतान के दिन तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा जाएगा। इसी तरह 222 में डीम डिविडेंड की जब बात कही गई है तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्लॉज नंबर C का एक्सेप्शन है क्या, कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सी मतलब क्लोजर, क्लोजर मतलब लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने नगद देकर प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, तो डीम डिविडेंड का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कुछ एसेट देकर प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, तब 222C एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन में एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो C लगेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो खरीदा था शेयर कंपनी से, वो नगद खरीदा था, तो डीम डिविडेंड यहां नहीं लगेगा। डी में शेयर कैपिटल का रिडक्शन, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अगर आपने किया तो लग जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अगर नगद देके खरीदा है तो डी नहीं एप्लीकेबल। बायबैक में एक तरह से शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, तो 222D लगना चाहिए, लेकिन अगर बायबैक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 222D एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, डीमर्जर में भी अगर डीमर्जर की स्कीम अप्रूव्ड है और डीमर्जर में आपने अपने शेयर का रिडक्शन किया है, तो 222D लग सकता था, वो नहीं लगेगा। ई में मैंने आपको बता दिया कि मनी लेंडिंग में नहीं लगेगा, ट्रेड एडवांस में नहीं लगेगा, और नॉर्मल डिविडेंड अगर आपने पुराने से सेट ऑफ किया तो नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ लास्ट वाले लाइन का? मान लीजिए मैं प्राइवेट कंपनी हूं, आप मेरे 10% वाले शेयर होल्डर हो, आपको 5 लाख का मैंने लोन दिया, तो ये 5 लाख डीम डिविडेंड बन गया। फ्यूचर में अगर कभी 2-4 साल बाद मैं नॉर्मली डिविडेंड बांटूं सभी शेयर होल्डर को, तो आपको भी बांटूंगा। आपके हिस्से मान लीजिए 2 लाख का डिविडेंड आया, तो आपने अगर मुझे ये कहा कि ये 2 लाख रुपए का डिविडेंड आप हमें मत दो, ये उस लोन से एडजस्ट कर लो, तो यहां पर ये 2 लाख चूंकि मैंने आपको दिया नहीं, आपने पुराने से एडजस्ट कर लिया, अब ये डिविडेंड नहीं माना जाता। अब ये जो 2 लाख है ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। फाइनल में इसके लिए महत्व होता है, ये वो लास्ट लाइन के लिए, अब तो महत्व नहीं होता। और जब जब होता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, अब इसके लिए ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बायबैक की टैक्सेबिलिटी पर एक बारी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, इसलिए डरा रहता हूं कि कभी पूछ ना दे, इसलिए बताना पड़ता है। बड़ा आसान है, समझ लीजिएगा। बायबैक चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, किसी भी शेयर का बायबैक अगर कंपनी करती है, तो जितने में इशू किया था और जितने में बायबैक हो रहा है उसके डिफरेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, उसे हम कहेंगे सरप्लस अमाउंट। जिस सरप्लस पर कंपनी को 20% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस 23.296% का टैक्स देना पड़ता है। कंपनी ने 10,000 शेयर बायबैक किया, कंपनी ने इसे इशू किया था 90 रुपए में, बायबैक कर रहा है 200 रुपए में, तो बस ऐसा समझ लीजिए कि 200 घटा में 90 गुने में 10,000, ये वो रकम है जिसके ऊपर कंपनी को 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस 115 QA में देना पड़ेगा। और अब चूंकि कंपनी ने टैक्स दे दिया है, शेयर होल्डर के लिए बायबैक में जो पैसा मिलता है उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। यह पैसा 14 दिनों के अंदर जमा कराना पड़ता है कंपनी को, 20 प्लस 12 प्लस 4 यानी 23.296%। और अगर वो 14 दिनों के अंदर नहीं जमा कराता है कंपनी, तो कंपनी को 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज भी लगता है और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यह है पूरा एक समरी जो मैंने अभी बताया। सेल्फ स्टडी मेरे इस वीडियो के बाद तो आप जरूर करोगे, जो कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, है ना।
तो उसमें इसको जरूर देखना अच्छे से। अच्छा, अब आते हैं कंपनी के लिक्विडेशन में सेक्शन 46(1) और 46(2) का रोल। कंपनी के लिक्विडेशन में अगर कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो 46 सबसेक्शन 1 में कंपनी के लिए इसे ट्रांसफर नहीं मानकर कंपनी का कैप गेन नहीं आएगा। फिर से समझिए, कंपनी का लिक्विडेशन में कंपनी ने अगर एसेट बेचा है मार्केट में तो कैपिटल गेन देगी कंपनी, एसेट बेचा है तो कैपिटल गेन देगी। लेकिन अगर वही एसेट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो है तो ट्रांसफर, क्योंकि फ्री में तो दे नहीं रहे, शेयर्स के बदले दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह से ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, लेकिन कैपिटल गेन माफ है सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, अब आते हैं इसमें दूसरी चीज, जब शेयर होल्डर का कैप गेन निकलता है लिक्विडेशन में और एक तरह से डीम डिविडेंड भी मान लिया गया है, मान लीजिए कंपनी ने लिक्विडेशन में इतने पैसे बांटे, जमीन और पैसा, 15 लाख की जमीन और 3 लाख रुपया बांटा। किसको? राम को। राम 8% का मालिक है। राम ने 80,000 में शेयर खरीदा था 10 महीने पहले और 16 रुपए में, 80,000 इक्विटी शेयर 10 महीने पहले 16 रुपए में खरीदा था। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, 15 लाख की जमीन और 3 लाख का कैश कंपनी दे रही है राम को, बाकियों को भी दे रही है, लेकिन अभी पिक्चर राम के ऊपर है। तो जमीन पर कैपिटल गेन कंपनी को नहीं देना, यह है 46 सबसेक्शन 1। अब समझ लीजिए कि राम को टोटल 18 लाख रुपए मिले, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का है 30 लाख, जिसमें राम का हिस्सा बनेगा 240। हमने अभी अभी पढ़ा था कि लिक्विडेशन में जो भी बांटा जाएगा वो डीम डिविडेंड है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट राम के हिस्से का 240 है, तो 18 लाख में 240 तो डीम डिविडेंड बन जाता है राम के लिए आईएफओएस में। तो जो बच गया 15,60,000, यही माना जाएगा सेल कंसिडरेशन राम के कैप गेन को निकालने के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म कैप गेन आने वाला। 80,000 गुने में 16, ये कॉस्ट आ गई, शॉर्ट टर्म कैप गेन आ रहा है राम का। राम को मिला तो 18 लाख है, लेकिन डीम डिविडेंड के वजह से उस हिस्से को हटा दीजिएगा आईएफओएस में, बाकी जो बचा वो कैप गेन में यूज किया जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ब्लैक मनी 115 BBE में ट्रीट किया जाता है, अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, कैश क्रेडिट। ब्लैक मनी के सेक्शंस ये हैं, टैक्स रेट 60, सरचार्ज 25 कंपलसरी, हेल्थ एजुकेशन सेस भी कंपलसरी हो गया। ओके, यहां पर समझिएगा, वेदर डिक्लेयर इन आईटीआर और डिटरमाइंड बाय एओ, इन बोथ केस ब्लैक मनी पर यही टैक्स लगता है। अगर आप आईटीआर में डिक्लेयर कर देते हो लेकिन आप डिस्क्लोज मतलब एक्सप्लेन नहीं करते कि ये पैसा कहां से आया, बट आप दिखा देते हो कि पैसा तो है मेरे पास, हम टैक्स देना चाहते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये टैक्स आपको स्लैब रेट से मिल जाएगा, ब्लैक मनी ही बनेगा। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, क्लियरिटी नहीं दोगे, एक्सप्लेन नहीं करोगे कि पैसे कहां से आए, आप एक बिजनेस कर रहे हो 2 नंबर का बिजनेस और चाहते हो कि इस पर हम टैक्स भी दें आईटीआर में, तो आपने पीजीबीपी के कॉलम में भर तो दिया कि 90,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और ये जो धंधा है ये तो 2 नंबर का है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने छानबीन की, रिटर्न में आपने दिखा दिया, छानबीन की, पूछा कि ये पैसा बिजनेस का है, बिजनेस कौन सा है, आपने कहा वो हम नहीं बताएंगे। कहां करते हो? वो हम नहीं बताएंगे, बताएंगे तो बहुत लोग साथ में पकड़े जाएंगे, ये तो मामला ही स्मगलिंग का है, गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा मामला है। और फिर कहते हो कि देखो हमने रिटर्न में दिखलाया है इसलिए आप इसे ब्लैक मनी नहीं कह सकते, आइए ब्लैक मनी ही रहेगा। तो यहां इसीलिए लिखा है, चाहे आप आईटीआर में बोलो या एओ खुद पकड़े, दोनों केस में ये ब्लैक मनी है और उसके अगेंस्ट कोई खर्चा, कोई सेट ऑफ, कोई एमईएल कुछ नहीं मिलता। एक नया सेक्शन आया है जो कि फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरमीडिएट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नया है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। सर्वे होता है, सर्च होता है, रेड पड़ता है ना, रेड। तो सर्वे और सर्च में जो अनडिस्क्लोज इनकम मिलते हैं उसके अगेंस्ट भी कोई लॉस सेट ऑफ पॉसिबल नहीं।
अब आप कहोगे कि सर होना ही नहीं चाहिए था, इसको लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ लिखा था आईटीआर में डिक्लेयर या एओ डिटरमाइंड। तो जो सर्च एंड सर्वे में ब्लैक मनी पकड़ा जाता था, लोग उससे सेट ऑफ मांगते थे, उसको डिनाई करने के लिए सेक्शन लाया गया कि रेड पड़ा किसी के घर में, अगर अनडिस्क्लोज इनकम पाई गई है तो आप उस इनकम के अगेंस्ट भी फ्यूचर में कोई सेट ऑफ लॉस नहीं कर सकते। यहां पर मैंने सेक्शंस लिख दिए हैं, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन मनी ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सब आपने रेगुलर क्लास में भी देखा था, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एक चीज जो मुझे यहां पर करानी है अलग से, वो बता देता हूं। क्या? सेक्शन 68 जिसमें कुछ खास बात है वो समझिएगा। एसएससी मान लीजिए मिस्टर राम है, उनके बुक्स में कुछ पैसा क्रेडिट पाया गया और एसएससी ने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये पैसा क्या है, तो हम उस साल की इनकम मान लेते हैं ब्लैक मनी राम के लिए। अब आगे समझिए, इसी सेक्शन का प्रोविजो कहता है कि मान लीजिए राम, ठीक है, राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राम ने लोन लिया है, कोई लायबिलिटी है, कोई पैसा क्रेडिट पाया जाता है गोपी के नाम से, एंट्री प्रोवाइडर है गोपी, एंट्री प्रोवाइडर है गोपी, गोपी के नाम से, ठीक है। अब राम से पूछा गया कि ये पैसा क्रेडिट है 20 लाख रुपए, कहां से आया? राम ने कहा जी गोपी ने दिया है लोन, राम ने कहा कि गोपी ने लोन दिया है। अब आप यहां पर देखें तो अभी अभी जो आपने पढ़ा था कि राम ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ये पैसा कहां से आया, ये बात तो अब खत्म हो गई, राम ने तो एक्सप्लेन कर दिया, गोपी ने दिया है, गोपी का पैन कार्ड की कॉपी भी दे रहे हैं, गोपी के फोन नंबर, गोपी का एड्रेस, गोपी की सारी डिटेल दे रहे हैं, और ये एंट्री भी बैंक के थ्रू आई है, तो कोई गड़बड़ भी नहीं है, बिल्कुल राम ने गोपी से लोन लिया, राम कहता है कि हमने गोपी से लोन लिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा पूरा डिक्लेरेशन बताता है। लेकिन गोपी से जब पूछा गया कि तुम्हारे पास ये 10 लाख कहां से आए जो तूने राम को दिया था, तो गोपी कहता है कि वो ठीक है आए कहीं से, मतलब गोपी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहां गोपी तो पकड़ा ही जाएगा, राम के लिए भी माना जाएगा कि यह सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसएससी ऑफर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फंड नॉट डीम्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अनलेस entry provider Gopi also explain the satisfactory explanation to the AO about the nature and source of fund। तो अगर गोपी ने डिक्लेयर नहीं बताया तो गोपी और राम दोनों के केस में गड़बड़ हो जाएगा, दोनों के लिए वो ब्लैक मनी बन जाएगा। एंड सेम केस इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनी के बुक्स में अगर कुछ पैसा पाया गया और प्राइवेट कंपनी कहती है कि हमने जी शेयर एप्लीकेशन मनी लिया है किसी रेजिडेंट से, और रेजिडेंट जिससे शेयर एप्लीकेशन मनी आया है वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, तो मानेंगे कि प्राइवेट कंपनी भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और यहां लिखा है कि सेकंड प्रोविजो जो है वो वर्चुअल कैपिटल कंपनी और वर्चुअल कैपिटल फंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, ये हिस्सा भी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये रेलिवेंट है आपके लिए, ये आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। इसका ये प्रोविजो नंबर याद करके जरूर जाइएगा। देखते हैं क्या कुछ आपने आज पढ़ा और क्या आपके लिए एग्जाम में आ पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके रिवीजन भी आपका बढ़िया से हो रहा होगा और एग्जाम की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। बार बार एक ही बात बोलूंगा, सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होगा। तो मैं जो आपकी मदद कर रहा हूं वो ठीक अपने जगह है, लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब आप वीडियो के ठीक बाद जल्दी से जल्दी आज की पूरी क्लास के नोट्स की सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं टीडीएस पकड़ूंगा नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।